नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं जिनसे हम भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो सहज, सरल और एक गंभीरता, एक गांधीर्य उनके व्यक्तित्व में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है उनसे जुड़ी हुई कि वो मध्य प्रदेश की माटी के ही हैं और ग्वालियर से वो आते हैं। और अखिल भारतीय सेवा में चयन के पहले राज्य प्रशासनिक सेवा में भी उन्होंने सफलता हासिल की और अपनी सेवाएं उन्होंने मध्य प्रदेश को दी। और जब उनका चयन हुआ, वैसे वो 2007 बैच के अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सिक्किम कैडर उनको अलॉट हुआ और करीब करीब एक दशक तक उन्होंने वहाँ काम भी किया। और उसके बाद वो अपने गृह राज्य लौटे हैं। और वर्तमान उनके दायित्व की बात करूं तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर एप्को में काम कर रहे हैं। और 2019 में एक केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जो वाटर कंजर्वेशन के लिए था वो भी मध्य प्रदेश को मिला और ये पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 2007 बैच के ऑफिसर जितेंद्र सिंह राजे। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। इस प्रोग्राम में सर हम यादों की खिड़कियाँ, दरवाजे खोलते हैं और पीछे ले जाते हैं। आपको भी मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। आपके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर रहे और ग्वालियर का वो वातावरण, तो किस तरह से आप याद करते हैं अपने स्कूल डेज़ को, अपने कॉलेज डेज़ को, और किस तरह की एक सोच थी, क्या मन में भाव था कि मुझे ये रास्ता चुनना है, इस रास्ते पर आगे बढ़ना है? किसने आपको मोटिवेट किया कि इस रास्ते पर आगे बढ़ना है? नहीं, स्कूल डेज तो जैसे कि अमूमन होते हैं कि हमारे बेस्ट डेज होते हैं स्कूल कॉलेज डेज। तो मैं ग्वालियर में ही सेंट पॉल स्कूल में था, फिर वहाँ से मैंने स्कूलिंग की और फिर एमएलबी कॉलेज से मैंने बीकॉम भी किया। तो पूरे ही जो मेरी वहाँ जर्नी रही, ग्वालियर जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ा ही सहज और सरल टाइप की जगह है। मतलब बड़े लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो चूँकि मेरा मूलता वहीं का हूँ, मेरी माता श्री जो है वो मुरैना से है, मेरे फादर प्रॉपर ग्वालियर से हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा वातावरण है। मतलब विलेज का भी मुझे कहीं बैकग्राउंड था, बिकॉज मेरे दादाजी विलेज मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो आई हैड मिक्स ऑफ बोथ। तो मैं शहर में भी रहा, गांव में भी जाता था। तो बड़ा एक अच्छे मतलब स्वच्छंद से कहते हैं और बड़ा अच्छा वातावरण मिला। और एज फार एज सर्विसेज का कहें तो एक बड़ा मेरे एक हमेशा वाक्य है जो मैं सुनाता हूँ लोगों को, कि मैं शायद क्लास 5th में था और हमारे यहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल चलता था जो शायद अनरजिस्टर्ड था उस टाइम पे। तो उस ज़माने में कलेक्टर एक बार वहाँ पे आए, उस समय के जो भी तत्कालीन कलेक्टर थे, और पूरा एक काफिला था उस टाइम पे। तो बड़ा फ्यूडल सिस्टम था, तो कलेक्टर 10-12 गाड़ियों के साथ चलते थे। तो आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो वो आए और उन्होंने उस स्कूल को बंद कराया था। तो एंड हम लोग सब चूँकि बच्चे थे तो हम लोग बड़े जिज्ञासा से, उत्सुकता से देख रहे थे कि ये कौन आदमी है, और सारे पुलिस वाले खड़े हुए। तो देन आई केम बैक एंड आई आस्क्ड, फिर लोगों से भाई घर में पूछा है कौन है ये। तो मैंने बताया मेरे बड़े ब्रदर ने कि भाई ये कलेक्टर होते हैं और ऐसा ऐसा। तो वो दिन का दिन है। मतलब उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि अगर बनना है तो मतलब कलेक्टर बनना। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन ना ये बात सोचने में और कहने में जितनी आसान है, ये उतना आसान मसला नहीं है। और आसान मसला तो ना राज्य प्रशासनिक सेवा है, ना अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है। तो खैर ये बीज तो आपके मन में उसी समय पड़ गया था। और पढ़ाई में जाहिर तौर पर आप अच्छे रहे ही होंगे, लेकिन क्या इस विचार ने आपको और ईंधन का काम किया? आपके मन में पढ़ाई की तरफ आपका फोकस और अधिक हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चूँकि मेरा लक्ष्य बहुत निर्धारित था, तो मैं एक चीज़ जो रही हमेशा, चाहे मैं स्कूल से लेके टिल माय पोस्ट ग्रेजुएशन, कि मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था। तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है। तो मैं जब 10th के बाद लोग जैसे नॉर्मली सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो जो अमूमन प्रेशर होता है ब्राइट स्टूडेंट को कि मैथ्स या बायो लें, बट आई हैड वेरी क्लियर इंक्लिनेशन कि मुझे कॉमर्स लेना है और मुझे कॉमर्स ही मेरे आईएएस में भी लेना है। तो और मैंने कहा, अगर चूँकि मैं उस वक्त तक काफ़ी ग्राउंड वर्क कर चुका था इनिशियली, तो मुझे बताया गया था कॉमर्स बड़ा टफ सब्जेक्ट होता है और आईएएस में बहुत गिनती के लोग लेते हैं। मतलब आउट ऑफ 1 लाख में से करीब 100 बच्चे लेते हैं। मतलब ये स्थिति थी उस वक्त की।
कोई भी विषय चुने, कॉमर्स चुने, समाजशास्त्र चुने या फिलॉसफी चुने, अगर आपको सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली फिर आप पूरी ताकत लगा दें और वो सब्जेक्ट आपको मतलब मैं यील्ड करता है, ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र आपने दिया है कि पहले तो अपने इंटरेस्ट को वो देखें कि किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दिल्ली के वो दिन जो आप तैयारी कर रहे थे, उनको आप कैसे याद करते हैं? कई बार आप सातवें आसमान पे होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, कभी किसी ने डिमोरलाइज़ किया, तो जैसा आपने खुद कहा कि पहले अटेम्प्ट में कॉमर्स में ठीक नहीं रहा तो आप खुद डिमोरलाइज हुए। अपने को चार्ज अप करने के लिए खुद का ही विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है, या आपको लगता है आसपास का वातावरण भी बहुत अहम रोल प्ले करता नहीं, है? पहला जो होता है वो तो खुद का विचार ही है। जितना आप दृढ़ संकल्प होंगे, कोई भी जो कहते हैं ना, सफलता बिना मेहनत की नहीं मिलती है, तो हम सभी जानते हैं। और दिल्ली का एक्सपीरियंस तो मैं यही कहूँगा कि बिकॉज किसी भी स्टूडेंट के लिए मतलब जब तक वो अभाव में नहीं पढ़ता है वो सफल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। वाह। तो मैं चूँकि एक अच्छे बैकग्राउंड से था, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, वहाँ बड़ा कॉम्पिटिटिवनेस है। तो जब हम गए वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो मुझे याद है कि वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए भी हमको बड़ा ही मतलब महंगे अकोमोडेशन मिलते थे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बिकॉज मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही थे, तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं एक मतलब जो बिल्कुल बेसिक था, तो शुरुआत में बहुत हतोत्साहित हुए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने अभाव में क्यों रह रहा हूँ। और लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, उसमें मोबाइल आ चुके थे और मैं MBA तक यूज़ करता भी था। 2003 तक यूज़ करता, फिर मैंने बंद कर दिया जी। तो वो सारी चीज़ें, वो जो उस वक्त अभाव रहा हर चीज़ का कि भाई आपके आसपास वाले लोग जो एक कहते हैं ना 21 से 25-26 का टाइम जवानी का होता है, लोग बड़ा स्पोर्ट्स खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो हमने कुछ नहीं किया। आई थिंक मेरी उम्र के उस वक्त जो भी लोग होंगे उन्होंने किसी ने नहीं किया होगा। तो वो जो अभाव रहता है वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमको कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। तो दिल्ली ने हमको ये सिखाया है कि आप जाएं, वहाँ एक पूरा ग्लोबल जो एक माहौल है उसमें आपको मेटल प्रूफ करने के लिए, अगर आप ग्वालियर से छोटे शहर से जाते हैं तो ऑलरेडी आपका कंपटीशन का स्केल बढ़ जाता है। तो दिल्ली ने आपको ये जरूर सिखाता है, किसी को भी, दिल्ली बॉम्बे, आप जब भी मेट्रो में जाते हैं तो आपको अपना जो 100% है वो देना पड़ेगा अगर वहाँ आपको कॉम्पीट करना है। तो राजेश साहब, कोई आपको उस समय के अभाव का कोई दृश्य आपको याद आता है, कोई ऐसा जिसने आपको बहुत इंक्लाइन किया हो, प्रेरित भी किया हो? जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब हम लोग रूम तलाश रहे थे उस वक्त, रहने के लिए अकोमोडेशन देखते थे, तो दिल्ली चूँकि कॉस्टली शहर है तो वहाँ हम लोग भी अच्छे परिवार से आते थे, बट वहाँ जाके देखा कि वो उतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। द इकोनॉमीज आर वेरी हाई इन दिल्ली। तो जब हम गए तो हमने वहाँ किसी से पूछा, एक ब्रोकर से, कि वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो है आपको सेपरेट रूम लेना है तो यू हैव टू पे दिस मच, विच वॉज आई थिंक उस ज़माने में 12-13 हज़ार रुपये बहुत होता था। तो आई वॉज लाइक 12 हज़ार में तो हमारे यहाँ पूरा मकान मिल जाता है किराए पे। उन्होंने कहा नहीं, आपको ये एक रूम मिलेगा, मतलब सेपरेट में भी सिर्फ एक सिंगल रूम होता था, इट वॉज वेरी स्मॉल, और उसमें भी 2 बार पार्टीशंस, इस तरह के माहौल थे। तो वो एक मुझे हमेशा याद आता। उस वक्त मैं घबराया भी था, एंड आई कॉल्ड अप पब्लिक बूथ से अपनी मदर को, और मैंने कहा कि मैं वापस आ जाता हूँ। एंड टिपिकल ऑफ अ मदर, शी सेड कि अगर तुम परेशान हो रहे हो तो तुम वापस आ जाओ। सो बट देन आई कॉल्ड अप माय फादर एंड ही सेड नथिंग, सो आई कुड अंडरस्टैंड कि ही डजंट वांट मी टू कम बैक। तो उसके बाद देन आई स्टेड बैक। तो फिर मैंने उस वक्त मतलब काफ़ी कठिनाई रही, बट आज मुझे लगता है वो बेस्ट टाइम था। अगर मैं वो नहीं करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। वो मौका कब आया जब अखिल भारतीय सेवा में आपका चयन हुआ? तो किसको डेडिकेट किया आपने उस सफलता को? मेनली तो आप ही जिम्मेदार हैं, लेकिन पेरेंट्स, मेंटर्स, दोस्त, किस तरह से आप ये हायरार्की देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं? डेफिनेटली फर्स्ट तो पेरेंट्स ही हैं, बिकॉज आप भी जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चे को, हम 3 भाई और 2 बहन हैं, सो वी आर बिग फैमिली। तो वहाँ तक सपोर्ट करना पेरेंट्स की डेडिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा मेरी वाइफ उस वक्त मेरे साथ ही, मतलब एज एन शी वॉज माई फ्रेंड। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे स्कूल टाइम से जानते हैं। अच्छा, ये इट्स लव मैरिज? जी, लव टू मैरिज। सो डेफिनेटली माई वाइफ, शी नीड्स टू बी कंट्रीब्यूट, बिकॉज कई बार ऐसे मौके आए जब मैं बहुत लो फील करता था, एंड शी यूज्ड टू पुश मी दैट आपको, इनफैक्ट जब मैं स्टेट सर्विसेज में काम कर रहा था तो शी वाज द वन कि यू लीव स्टेट सर्विसेज और आप IAS ही करो, यू डोंट डाइग्रेस फ्रॉम योर
ऑब्जेक्टिव. तो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक सेकेंडली विल बी माई वाइफ हु वाज फ्रेंड एट दैट टाइम. और डेफिनेटली मेरे फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड आज भी वही हैं. मेरे फ्रेंड्स बदले नहीं हैं. दैट्स अ गुड पार्ट. स्कूल से जो चल रहे हैं वो आज तक मेरे वही फ्रेंड सर्कल है. सो आई हैव नॉट चेंज इन दैट वे. सर वो क्षण कब आया जब जिसका इंतज़ार आपको 5वीं में उस घटना के बाद था कि कलेक्टर, जब आपने ये जिम्मेदारी पहली बार संभाली, आप किस ज़िले में कलेक्टर की जिम्मेदारी? मैंने गैंगटोक का कलेक्टर रहा हूँ. मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गैंगटोक रहा हूँ. जी. इनिशियली तो हम लोग एसडीएम जाते हैं वो सब. हाँ, बिल्कुल. लेकिन जब वो कलेक्टर का एक पद आपको मिला तो वो याद आया 5वीं वाला? बिल्कुल. वो आई थिंक हर आईएएस अफसर का वो सपना होता है. और जब वो फर्स्ट टाइम एज कलेक्टर जाता है तो वो बड़ा ही इमोशनल क्षण होता है उसके लिए. एसडीएम वगैरह तो आप रहते हो, सीओ जिला पंचायत पे रहते हो, बट जब भी आप किसी भी जिले कलेक्टर बन के जाते हो, चाहे वो छोटा बड़ा, वो मैटर नहीं करता उस वक्त. वो एक बड़ा इमोशनल क्षण होता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट उस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हो. तो जब आप वो पाते हो तो वो एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा इमोशनल क्षण है. उसको एक्सप्रेस करना मेरे लिए भी और मुझे लगता है मेरे और भी साथियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा. बट वी फील प्राइड कि जो हमने मेहनत की वो आज मतलब इस तरह को हम लोगों को जनता की सेवा करने का मौका मिला. पूर्वोत्तर हम लोगों के लिए, शेष भारत के लिए कई मायनों में बहुत एक अलग अनुभूति वाला, सेवन सिस्टर्स वाला ये जो एक पूरा रीजन है भारत का, इंटीग्रल पार्ट है. आपका कैसा अनुभव रहा? लगभग 1 दशक आपने वहाँ जिम्मेदारी निभाई. किस तरह से आप पूर्वोत्तर को याद करते हैं? और हम जैसे लोगों से जिनका एक्सपोजर नहीं है, आगे भी कितना होगा कह नहीं सकते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि पूर्वोत्तर को किस तरह से देखें और समझें? नहीं, मैं देखिए इसमें बहुत एक सिंपल सी थ्योरी ये भी है कि जब पटेल जी ने जब भारत को एक किया तो वो सारे राज्यों को मिला है बेसिकली. और जब हम ऑल इंडिया सर्विस के लिए काम करते हैं तो इट इज़ ऑल इंडिया. तो इट डजंट डिफरेंशिएट के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हमारे यहाँ कार्डर अनाउंस होते हैं तो उस वक्त हम लोग ग्वालियर से ही 3 लोग थे. तो सबको लगता है कि मुझे अपना होम स्टेट मिल जाए. दैट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग. हमको भी लगता था. तो जब कार्डर अनाउंस हुए, लेकिन उस वक्त मध्य प्रदेश में एक ही वैकेंसी थी, तो एक ही आदमी जो हम तीनों में ऊपर था वो उसको मिल गया. तो मुझे लेकिन कोई दुख नहीं हुआ. जैसे नॉर्मली पूर्वोत्तर जब लोगों को मिलता है राज्य, जम्मू कश्मीर मिलता है या केरल मिलता है, एक नॉर्मल आईएएस लोगों में, या बंगाल मिलता है, तो लोग बड़े दुखी होते हैं. मैं बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज हैप्पी कि आई एम गोइंग टू सिक्किम. अगर मैं शायद उस वक्त नागालैंड का मुझे अलॉट होता तो शायद मैं दुखी होता, बिकॉज आई हर्ड कि सिक्किम एक अच्छी राज्य है, एक डेवलपमेंटल राज्य है. तो मुझे इतना कोई दुख नहीं हुआ और आई वॉज वेरी हैप्पी. और फिर जब मैंने वहाँ काम किया 10 साल, तो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स. एक तो पहली बात मुझे काफ़ी लर्निंग हुई. ये जो हमने सुना है सर कि लोग वहाँ बहुत सरल हैं और बहुत, और जो करप्शन या तमाम जो चीज़ें हैं उनका भी उतना इम्पैक्ट वहाँ नहीं है. और जैसा आपने खुद भी कहा कि वहाँ सोसाइटी में समानता है, इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी है. इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी संस्कृति, म्यूज़िक, अब तो मैं देख रहा हूँ कि ऑल इंडिया लेवल के जितने चैनल्स के म्यूज़िक शो हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है. जितने बैंड्स हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनमें नॉर्थ ईस्ट के यंगस्टर्स के बिना वो बैंड्स अधूरे हैं. तो वो आपने लोगों को कैसा पाया? नहीं, बिल्कुल. मतलब सिक्किम का स्पेसिफिकली बोलूँगा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई था. मतलब हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं या कहीं से आए हैं. मतलब एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई था. चूँकि वहाँ पे नेपाली बोली जाती है, तो नेपाली का सृजन जैसे हम जानते हैं कि देवनागरी से ही है. देवनागरी से. तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा था. तो हमको भी नेपाली सीखने में बहुत टाइम नहीं लगा. तो हम लोग बहुत जल्दी उनसे घुल मिल गए. तो ऐसा कहीं डिफरेंस नहीं रहा. तो आज मेरे काफ़ी सारे, ना केवल मेरे परिवार के भी वहाँ काफ़ी सारे मित्र लोग हैं जो लोकल्स हैं वहाँ के बेसिकली. और उन लोगों का जो सबसे अच्छा पार्ट, जैसे मैंने बोला, कि वो सरल भी हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर वो आपको पसंद करेंगे तो आपके मुंह पे बोलेंगे आपको पसंद करते हैं, और वो नापसंद करेंगे तो वो भी बोलेंगे वो आपको नापसंद करते हैं. तो ऐसा कहीं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं है. तो उस कारण से बड़ा अच्छा एक हमारा टेन्योर रहा उस टाइम पे, और काम करने में बहुत मज़ा आया. ज़िंदगी का जो एक और बहुत अहम पड़ाव है, एक पड़ाव आपने पार किया, बहुत अच्छे से पार किया. फिर वो पड़ाव है कि जब आप गृहस्थी की तरफ मुड़ते हैं और विवाह नाम की महत्वपूर्ण और पवित्र संस्था में प्रवेश करते हैं. तो जैसा आपने बताया कि ये आपका ये जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश था, ये स्कूल के दिनों की एक मित्रता रही जो लव कम अरेंज मैरिज में बदली. कैसे इस संबंध के बारे में थोड़ा सा? ये तो बड़ा मतलब वो है. मतलब
बिकॉज हम लोग जानते थे एक दूसरे को बहुत पहले से, एंड मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ओहो, तो उस कारण से मतलब ऐसी कोई बहुत परेशानी नहीं हुई, फैमिली एक दूसरे को जानती जी थी। जी तो दोनों ही फैमिली, मेरे फादर इन लॉ भी रिस्पेक्टेड मतलब रहे थे ग्वालियर मुरैना साइड में। सो उस कारण से कभी ऐसा दिक्कत आया नहीं। और जब शादी के लिए जब हुआ तो उसके बाद बड़ा अच्छा, मतलब कहीं ऐसी कोई, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ग्लिचेज रही, बहुत आसानी से, बहुत मतलब उस आसानी तरीके, जी से जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपके व्यक्तित्व को जितना हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर का विदेश मंत्रालय आपकी जो बेटर हाफ है वो संभालती होंगी, क्योंकि आप बहुत गरिमा के साथ एक कुछ अंतर्मुखी भी कह सकता हूँ शायद मैं आपको, अगर गलत नहीं हूँ तो कुछ उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है। और जो आपकी जीवन संगिनी है वो आपके इस हिस्से को बहुत गरिमा से भरती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम दोनों में ये हमेशा एक जद्दोजहद चलती रहती है, बिकॉज जी। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। मैं नॉर्मली अपनी लोगों से बहुत, मतलब मेरा एक सर्कल है, मैं उसी में खुश रहता हूँ। जी तो माई वाइफ ऑलवेज पुशेज मी कि भाई आप लोगों से मिला करो ज़्यादा, मतलब प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं सबसे मिलता हूँ, जी बट पर्सनल फ्रंट पे आई एम लिटिल रिजर्व ऑन दैट थिंग। बट यस, वो मेरा वो सब पूर्ण कर देती हैं। यही तो यही जी 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 ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए उनको कहा भी जाता है कि अर्धांगिनी है वो। और आपके व्यक्तित्व के वो हिस्से जिनको पूरा करने के लिए ईश्वर ने उनको भेजा है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी मैरिजेज आर मेरी, मैड इन हेवन जो हम कहते हैं, एग्जैक्टली, तो वो आप उनको पूरा करते हैं, वो आपको पूरा बिल्कुल करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व की जी। नींव रखी जाती है। आगे बढ़ते चले गए आप। मध्य प्रदेश आना कब हुआ आपका? मैं 2017 में मैंने 2017 में आए जी। और यहाँ आपने काफ़ी महत्वपूर्ण 2019 में जो उपलब्धि रही आपकी, तो अभी आपकी जो वर्तमान पदस्थापना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हम पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और भोपाल को मैं खुद जन्म से इस शहर में हूँ, और इसको जितना तेज़ी से मैं बदलते देख रहा हूँ कि ये अब देश के प्रमुख प्रदूषित शहरों में शामिल है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। किस तरह से आपने वो पुरस्कार हासिल किया, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जानना चाहूँगा। और पर्यावरण की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? मैंने 2000 मतलब लास्ट ईयर ज्वाइन किया था ये, और हमने इनफैक्ट हमने 2 पुरस्कार जीते थे। हमने एक नेशनल वाटर मिशन जीता था जिसके हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और JSW टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस बहुत अवार्ड है, prestigious हाँ है, जी, जी, तो जी। वो भी हमको मिला था। हम वाह, लोगों ने वाह। इंदौर की बावड़ियों का रिस्टोरेशन किया था नगर निगम की सहायता से। जी जी तो नगर निगम हम लोगों को वो अवार्ड मिला था अभी लास्ट ईयर, वो भी जावड़ेकर साहब ने दिया था। तो अवार्ड तो खैर देखिए, ये तो जब आप मेहनत करते हैं तो ये उसका एक वो होता है, रिकग्निशन होता है। बट जब मैं आया था तो डेफिनेटली चैलेंजेस थे, और पर्यावरण जैसे कि कहा आपने कि बड़ा चुनौतीपूर्ण, और अभी भी एक कहते हैं अभी भी लो प्रोफाइल सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग अभी भी उतनी बात नहीं कर रहे जो कि करनी चाहिए। ये ग्लोबल इशू है, हम लोग इस पे ग्लोबल चर्चाएं बहुत हो रही हैं, बट जब हम फील्ड पे आते हैं तो उसकी अभी भी उतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं। मतलब हम सब बात करते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु हो रहा है, बट हमको, आप देख रहे हैं अभी स्पीकर्स की आवाज़ आ रही है, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ आती है, तो हम लोग उस पर काम कितना कर रहे हैं। तो एक तरह से सॉफ्ट सेक्टर अभी भी माना जाता है, बट चूंकि एक ग्लोबल इशू बन चुका है, तो चैलेंजेस हमने ज्वाइन किया तो ये था कि भाई इसमें क्या हम ऐसा करें जो बहुत व्यापक हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज पर्यावरण सबसे जुड़ा हुआ है। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम एक छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जहाँ पे हम सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दे पाएँ, लोगों को दिखा पाएँ कि भाई आप ऐसे करने से आप अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इंदौर की बावड़ियों का रिस्टोरेशन किया। फिर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज की स्टडी करी है, जिसमें हमने पिछले 50 साल और आगे आने वाले 50 सालों का एक अध्ययन किया, जिसको हमको भारत सरकार ने इसके लिए हमको फर्स्ट प्राइज़ दिया। और जिसमें हमने क्लाइमेट प्रोजेक्शंस किए कि उसका एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या लाइफ स्टॉक पे, या फॉरेस्ट्री पे, और वो हमने अब जो डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर किया है। इनफैक्ट अभी फॉरेस्ट के जो वर्किंग प्लान्स बनेंगे उसमें आपको उसकी उस स्टडी का उल्लेख भी मिलेगा। बहुत तो महत्वपूर्ण बात है। वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हमने बनाया, और वो बहुत ही, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स का भी हमको काफ़ी हेल्प मिला। तो उस डॉक्यूमेंट से हमको फ़ायदा ये हुआ है कि अब हम अपनी पॉलिसी प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली जो मैंने बावड़ियों को बताया, उसी क्रम को हमने अब आगे बढ़ाया है। अब हम सेम प्रोजेक्ट बुरहानपुर में कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं बुरहानपुर का बड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, बिल्कुल खूनी तो भंडारा, और बिल्कुल, तो हम उसी को ही, हम भंडारा को हम रिवाइव करने और संरक्षित करने के जी। लिए हमने प्रोजेक्ट अभी लिया है। क्योंकि जब तक आप करके लोगों को नहीं दिखाएंगे, लोगों को विश्वास नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि हमको छोटे छोटे प्रयास करते रहना है, चाहे एज एन ऑफिसर, एज एन इंडिविजुअल
आप जो भी छोटा प्रयास करें, जैसे हम लोग जब आई थिंक सिक्किम से हमारी एक आदत शुरू हुई थी कि प्लास्टिक वहाँ बहुत सालों से बैन है, मतलब बिफोर इट स्टार्टेड इन द एंटायर कंट्री। तो इनफैक्ट वी गॉट एन रिकॉग्निशन इन 2009, जब मैं सिक्किम में था हमको निर्मल भारत पुरस्कार हुआ करता था उस ज़माने में, तो स्वच्छ भारत से पहले वाला जो था। तो हमने उस वक्त देखा था कि वहाँ कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं करता था, टॉयलेट्स वहाँ हुआ करती थी। तो हमने तभी जब डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने एज अ प्रैक्टिस, माय वाइफ एंड मी, कि हम लोग आज तक मतलब घर में हमारे मतलब प्लास्टिक बैग्स में कभी अब सब्जियां फल कुछ नहीं आता, अगर कोई गलती से ले आता है तो हम वापस भेज देते हैं। तो ये क्या बात है। तो गाड़ियों में हमको हमेशा बैग्स मिलते हैं, बिकॉज देन नाउ हमारे जो आसपास के लोग जो हमको जानने लगे हैं हम उनको ही बोलते हैं, वो हमारे परिवार में फैल रहा है, आसपास जो लोग जानते हैं। तो आपको खुद करके दिखाना होगा लोगों को। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें, आप संपूर्णतः हर चीज़ नहीं बंद कर सकते, बट बिल्कुल एक छोटी प्रयास करना जरूरी है। लेकिन कितनी सुंदर बात आपने कितनी सरलता से कही, और मैं सोचता हूँ कि हमें भी नहीं मालूम है कि राजेश साहब ने, उनके डिपार्टमेंट ने कितना महत्वपूर्ण काम किया है कि 50 साल की एडवांस प्लानिंग की है। यानी वो किसी ज्योतिषी की तरह ये भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी है उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए कि क्या कृषि पर और क्लाइमेट पर क्या उसका असर होगा। हम सर उस रिपोर्ट्स को ज़रूर, क्योंकि जिसको केंद्र सरकार ने इतना महत्वपूर्ण जी दस्तावेज डोमेन में भी हमने डाल दी है, अरे वाह, जिससे स्टूडेंट भी एक्सेस कर पाएँ। और इनफैक्ट मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमको रिसेंटली 2-3 स्टूडेंट जो नॉट वो इंडियन स्टूडेंट हैं, बट दे आर स्टडिंग इन वेरी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज़, इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़, एक ऑक्सफोर्ड में है, एक कैलिफोर्निया में है। क्या बात है। सो दोनों बच्चों ने अभी हमको अप्रोच किया है उस डेटा को लेने के लिए कि दे हैव आस्क्ड माय परमिशन टू यूज़ दैट डेटा। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्मॉल थिंग, बट इट्स मेकिंग इम्पैक्ट। जी, क्योंकि जब बच्चे जब तक इस विषय में बात नहीं करेंगे तब तक ये विषय के बारे में लोगों में कॉन्शियसनेस नहीं जागेगी। तो हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में इस डॉक्यूमेंट को डाल दिया है कि जो भी पढ़ सकता है उसको। ये आपकी वेबसाइट पर है? जी बिल्कुल, एफको की वेबसाइट पे क्लाइमेट चेंज। आज आप जिस मकाम पर हैं, आगे बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत सारा एक ब्राइट फ्यूचर है आपका। किस तरह से आप यहाँ अपने जीवन को, मेरे ख्याल से अभी आप मिड 40s में हैं। जी 40 ही टच किया। जी, बहुत बधाई आपको। जी, तो क्या आपका जन्मदिन भी जनवरी में ही रहता है? मार्च में है, आने वाला है। तो किस तरह से आप एक युवा के नाते आप कहेंगे कि पेरेंट्स, अपब्रिंगिंग, समाज, सोसाइटी, मेहनत, परिश्रम, एक व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो इसका फार्मूला कोई बनता नहीं है, वो सीखता है, वो अपने इम्बाइब करता है, वो उसको अपने भीतर आत्मसात करता है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, किस तरह से जितेंद्र सिंह राजे साहब आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किन किन का योगदान और किस तरह से उन्होंने जीवन को पिरोया और आगे बढ़ते चले गए? जी नहीं, देखिए जैसे आपने कहा कि जीवन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग है। आप कंटिन्यूस लर्न करते हो अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से, और फिर आप आगे बढ़ते हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हो, कुछ बुरी चीज़ें भी अपनाते हो। नेचुरली एक प्रोसेस है। तो डेफिनेटली मैं तो सबसे यही बोलता हूँ यूथ से कि जो भी आप अपने माँ बाप आपके जो बोल रहे हैं, आई थिंक उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं है आपका। तो आपको सबसे पहले तो उनकी बातों पे हमेशा ध्यान देना है। आप भले ही उससे डिसएग्री कर सकते हैं कई बार, बट आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि दैट्स अ थंब रूल कि व्हाट माय पेरेंट्स आर सेइंग। आप कन्फ्रंट भी कर सकते हैं उनको, मतलब जब आपको लगे कि आपके पेरेंट्स कहीं गलत कर रहे हैं, होता है उनसे भी कभी गलतियाँ होती है, तो आप उनको कन्फ्रंट करें और उनको समझाएं, परसुएट करें। तो वो एक आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना केवल आप अपनी बात को रखना सीखते हो और सही तरीके से मनवाना भी सीखते हो। और डेफिनेटली कुछ अच्छे दोस्त रखें। जो पुरानी कहावत है कि अच्छी संगति से ही आपकी चरित्र आपका डिफाइन होता है। तो मेरा हमेशा मानना है कि आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंस मतलब एक रोल पे करती है कि आपके लोग आपके साथ कौन है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एक सद्भाव देते हैं। तो आप कोशिश करें जो भी हमारे पुराने किताबों में लिखा है, चीज़ें लिखी, वही चीज़ आज भी लागू होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो आप अच्छी संगति रखें, एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और डेफिनेटली आप विनम्र स्वभाव रखें। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम जहाँ अपने अंदर अहम लाते हैं वो सबसे बड़ा हमारे पतन का कारण होता है। तो विनम्र स्वभाव रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी बने जीवन में, चाहे आप IAS बने, बड़े अच्छे पत्रकार बने, बड़े अच्छे बिजनेसमैन बने, पॉलिटिशियन बने, आपका विनम्र स्वभाव होना बहुत जरूरी, तभी आप एक लर्निंग कर पाते हैं। अपने स्वभाव में आप तभी बदलाव ला पाएंगे जब आपको आप में एक्सेप्टेंस की भावना होगी। आपको लगेगा कि सामने वाला भी समान एक इज्जत रखता है और आपको उसके विचार को भी आप एक्सेप्ट करने के आपके अंदर वो एक भाव होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप विनम्रता रखें जीवन में हमेशा, और वो विनम्रता ही आपको आगे ले जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
ये लर्निंग जो आपकी रही विनम्रता को लेकर, ये परिवार से मिली या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहा है, मेडिटेशन, या आपने कुछ पढ़ा है? नहीं, ये जी जी मेरे पेरेंट्स, मतलब आई थिंक माई एल्डर ब्रदर, माई पेरेंट्स, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा। वो मतलब डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग दे ऑलवेज यूज्ड टू हमको पुश करते थे कि आप जो है मतलब ज़मीन पे पैर रखें और अपना मतलब जो करना है आप सादा भाव से करें। तो कभी ऐसा ये नहीं रहा कि हमको कोई, हमारा जो कहते हैं ना ज़मीन, दिमाग सातवें आसमान पे रहा। तो वो चीज़ वो हमेशा एक हमने मतलब वो भाव मतलब परिवार से लिया। सर, बहुत ही शानदार बातचीत रही आपसे ये, और आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं बेहिचक जिनसे सीखा जा सकता है, और ये चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उन्होंने भी सीखी होंगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बातचीत के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले करियर के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे जितेंद्र सिंह राजे साहब, जो इस समय एप्को में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। 2007 बैच के वो IAS ऑफिसर हैं। तो बहुत लर्निंग है जितेंद्र सिंह राजे जी के साथ इस बातचीत में, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। इजाज़त दीजिए, अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे।